हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में बात की थी अबाउट किसके बारे में। हमने एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ मैटर या साइज ऑफ सिस्टम के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो कैसे पहचानना है आपको वो मैंने आपको बता दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट के बारे में। ठीक है, स्टेट ऑफ सिस्टम। देखिए, स्टेट ऑफ सिस्टम अगर हम बात करें तो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए कुछ स्टेट वेरिएबल्स हमें काम में लेने पड़ते हैं। स्टेट वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ अभी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो ये मेरी एक फिक्स पोजीशन हो गई, ये मेरी एक स्टेट है, स्टेट 1। ठीक है, अब मैं किसी टाइम t2 पर मैं यहाँ आके खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरी एक डिफरेंट स्टेट हो चुकी है। ये स्टेट t2 है, मतलब स्टेट सेकंड है टाइम t2 पर। तो स्टेट में क्या होता है, चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ तो सभी होते हैं, उसके अलावा भी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका स्टेट जो है चेंजेस होता रहता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें गैस के लिए, किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए अगर हम बात करें, जैसे ये आपका गैस है। ठीक है, इस गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ों या किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है, टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, मोल्स, अमाउंट ऑफ गैस, उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये तो ये जो 4 पॉइंट हैं आपके पास, ये क्या है, ये हैं आपके स्टेट वेरिएबल्स, जिनके ऊपर स्टेट क्या है, डिपेंड करती है। इनमें कुछ भी चेंजेस हुआ स्टेट वेरिएबल्स में तो आपकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ प्रेशर है 1 atm। ठीक है, किसी पर्टिकुलर आपके स्टेट 1 पर अगर हम बात करें, स्टेट 1 पर वॉल्यूम है मान लीजिए 5 लीटर। ठीक है, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और मोल्स हैं आपके 1 मोल। ठीक है, ऐसे नॉर्मल वैल्यू में ले रहा हूँ, आर्बिट्री। ठीक है ना, ये है स्टेट 1 को डिफाइन कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से किसी भी एक में अगर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, 4 में से किसी भी एक वेरिएबल में चेंजेस कर दिया आपने, एक में करो, 2 में करो, 3 में करो या चारों करो, या मिनिमम एक में भी अगर मैंने चेंज कर दिया तो वह मेरी सेकंड स्टेट बन जाएगी। मैंने प्रेशर 1 atm था, 2 atm कर दिया। वॉल्यूम 5 लीटर था, 5 लीटर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ही रहने दो। मोल्स 1 मोल रहने दो। तो ये यहाँ पर प्रेशर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, मतलब एक स्टेट वेरिएबल क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब ये आपकी जो गैस की स्टेट भी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। ये स्टेट सेकंड पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सभी चेंज हो, कोई भी एक वेरिएबल जो उस पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन कर रहा है उसमें से किसी में भी अगर कुछ चेंजेस आता है तो वो एक नई आपकी स्टेट को क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टेट वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स विच डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए स्टेट। जो स्टेट की पोजीशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, these are the variables used to define the state of a system, state of the system। ठीक है, किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए जो वेरिएबल्स हमें काम में लिए जाते हैं, दैट इज स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर अगर हम गैस की बात करें, फॉर ए गैस स्टेट वेरिएबल्स आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड amount of gas
अब अमाउंट ऑफ गैस में आप मास ले लीजिए, मोल्स ले लीजिए, ठीक है, मास और मोल्स, ठीक है। फॉर ए गैस द स्टेट वेरिएबल्स आर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। इस चार क्या हैं, इसके अलावा इंटरनल एनर्जी भी होती है, एंथैल्पी भी होती है, तो उनके बारे में हमने बात नहीं की है, तो अभी हम इसी के बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर स्टेट वेरिएबल्स किसी फिक्स्ड वैल्यू को एक्वायर कर ले, जैसे यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल, ये क्या है, फिक्स है, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर उनमें से किसी में भी चेंजेस होते हैं, एनी वन, तो वो आपकी एक नई स्टेट को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, ठीक है ना। इफ ऑल दी स्टेट वेरिएबल्स आर एक्वायर a fixed value, then the system is said to be in a particular state। तो आपका सिस्टम क्या कहलाएगा, मतलब वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में है, लेकिन किसी भी एक स्टेट वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। इफ एनी ऑफ द स्टेट वेरिएबल वैल्यू changes, then the system will acquire another state। किसी भी एक की चेंज हुई वैल्यू वेरिएबल की, तो सिस्टम क्या करेगा, दूसरी स्टेट को एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो ये होता है स्टेट ऑफ ए सिस्टम, स्टेट वेरिएबल्स। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, देखा समझा भूल जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है ना। थ्योरी है, थोड़ा हमारे लिए समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ और बात करते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट स्टेट फंक्शंस के बारे में। देखिए स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस दोनों आपको क्या लेके चलना है, सेम ही लेके चलना है, ठीक है ना, कोई डिफरेंस इनमें होता नहीं है, आपको हमेशा इनको सेम ही लेके चलना है। स्टेट फंक्शंस, देखिए स्टेट फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाता हूँ। देखिए ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, ठीक है। आपको ए से बी तक पहुंचना है, एक तो ये तरीका है, क्लियर, ये पाथ 1 है जहाँ से हम पहुंचे, ठीक है। एक हम इस पाथ से गए, ये सेकंड पाथ मान लीजिए आप, और एक हम इस पाथ से गए, ये आपका क्या है, थर्ड पाथ है, ठीक है। क्लियर है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। दो टर्म होता है आपके पास, एक होती है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है जो ए और बी के बीच में जिस लेंथ पर या जिस पाथ पर हम ट्रेवल करते हैं, वो जो लेंथ होती है, कंप्लीट लेंथ, वो क्या कहलाती है, आपकी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, केवल इनिशियल और फाइनल दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, मिनिमम जो डिस्टेंस होती है सबसे कम, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस पाथ से जा रहे हो, वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर, ठीक है। डिस्टेंस का अगर मैं आपको ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होगी थर्ड में, फिर सेकंड में, और फिर
फर्स्ट में। वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर पूछूं तो क्या होगा, तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी पाथ की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है उनकी वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। चलिए, ये एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया है तो जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो होते हैं आपके डिस्प्लेसमेंट, इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शंस। आपको इससे इसको समझना है। तो स्टेट फंक्शंस वो होंगे जो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उसी के ऊपर, जो फाइनल वैल्यू है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेंगे, किस पाथ से वो जा रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। किस पाथ से जा रहे हैं कोई मतलब नहीं है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपके स्टेट फंक्शंस। ठीक है। स्टेट फंक्शंस और स्टेट वेरिएबल्स दोनों को आपको क्या है, सेम ही लेके चलना है, उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। ठीक है ना। तो अगर हम स्टेट फंक्शंस को डिफाइन करें तो स्टेट फंक्शंस को हम क्या कह सकते हैं, दीज आर द फंक्शंस, these are the thermodynamic functions whose value depends only on the initial and final value of system। ठीक है। it is independent to the path followed। ठीक है। ये क्या होता है, केवल और केवल इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट इज़ नॉट, या हम कह सकते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम। पाथ फॉलोड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जिस पाथ से सिस्टम की स्टेट चेंज होती है उस पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। whose value depends only on the initial and final value of the system, या हम कह सकते हैं डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, फाइनल वैल्यू ऑफ द सिस्टम और डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग अगर हम देखें, स्टेट वेरिएबल्स एंड स्टेट फंक्शंस आर सेम। ठीक है। आपको इनको क्या है, सेम ही लेकर के चलना है, डिफरेंट नहीं लेके चलना है। ठीक है। अगर हम बात करें चेंज, क्या बात करें, चेंज इन स्टेट फंक्शन। अगर हमें चेंज डिफाइन करना तो हम किसी भी चीज़ में चेंज कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा, मान लीजिए ए। ठीक है। डेल्टा ए को हम क्या लिखेंगे, दैट इज ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। इस तरह से हम क्या करते हैं, चेंज को डिफाइन करते हैं। किसी भी स्टेट फंक्शन में अगर हमें चेंज डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा ए इक्वल टू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। ठीक है। इसके अलावा अगर हम और देखें स्टेट फंक्शन में ही, अगर हम साइक्लिक प्रोसेस में जाते हैं, किसमें, साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जैसे हमने ए से स्टार्ट किया और ए पर फिर वापस आ गए घूम फिर के, ये है साइक्लिक प्रोसेस। स्क्वायर हो सकता है, कोई सा भी डिजाइन का हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ से स्टार्ट किया आप वहीं पर पहुँच गए। ट्रायंगल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आपने जहाँ से स्टार्ट किया आप वहीं पर पहुँच गए। ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। और किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज होता है स्टेट फंक्शन में,
वो क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया है चेंज इन स्टेट फंक्शन फाइनल माइनस इनिशियल। अगर फाइनल और इनिशियल आपका सेम ही हो जाएगा तो चेंज क्या रहेगा, जीरो। बस यही बात है। तो हम कह सकते हैं फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो। साइक्लिक फंक्शन के लिए स्टेट फंक्शन क्या होता है, चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होता है आपका, जीरो होता है। ठीक है ना। स्टेट फंक्शन के लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो देखिए, जैसे हम किसी भी चीज़ में हमेशा है ना चेंज को ही डिफाइन करते हैं स्टेट फंक्शन में। जैसे हम आगे पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, क्या बोलते हैं हम, इंटरनल एनर्जी, हमने देखा होगा इंटरनल एनर्जी, इसको हम यू से डिफाइन करते हैं। ठीक है। लेकिन हम कभी भी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को डिफाइन नहीं करते हैं। कभी भी किसी भी चैप्टर में ये जो पढ़ रहे हैं या आप भी कहीं पढ़ोगे, कभी भी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम डिफाइन नहीं करते हैं। हम डिफाइन करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसे हम डेल्टा यू से डिफाइन करते हैं। ठीक है। ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है। तो देखिए, हम हमेशा चेंज को ही डिफाइन करेंगे किसी भी आपके स्टेट फंक्शन में। आपके स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल हैं ये। ठीक है। इसके अगर हम बात करें, एंथैल्पी आप ले लीजिए, एच, एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं, एच, एंथैल्पी को हम एच लिखते हैं। लेकिन हम कभी भी एच को डिफाइन नहीं करते हैं। हम हमेशा किसको डिफाइन करते हैं, हम चेंज को डिफाइन करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, वो क्या होगा आपका, डेल्टा एच। तो स्टेट फंक्शंस में हम हमेशा किसको डिफाइन करते हैं, आपके चेंज को ही डिफाइन करते हैं। ठीक है ना। चेंज इन स्टेट फंक्शन इक्वल टू डेल्टा ए फाइनल माइनस ए आपका इनिशियल होगा। अगर हम बात करें कौन कौन से ऐसे स्टेट फंक्शंस हैं, जैसे आप ले लीजिए इंटरनल एनर्जी हमने लिया, एग्जाम्पल ऑफ स्टेट वेरिएबल्स, इंटरनल एनर्जी हो गया आपका। इसके अलावा आप एंथैल्पी ले लीजिए। ठीक है। गिब्स एनर्जी ले लीजिए, एंट्रोपी, एंट्रोपी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी। इसके अलावा ये तो मेन है अपने, ठीक है, स्टेट फंक्शंस। इसके अलावा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब आपके किस कैटेगरी में आते हैं, स्टेट फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। तो देखो, रटना नहीं है, देखना है, समझना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सब चीज़ें आपके अपने आप यूज में आती जाएगी। तो आपको इनको बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे धीरे आप आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे पीछे वाली जो भी चीज़ें अपने आप आपकी क्लियर होती जाएगी। क्योंकि अभी तो चैप्टर की शुरुआत है, ये सब पूरे चैप्टर में आपके काम आती ही रहेगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या स्टेट फंक्शन है, क्या स्टेट वेरिएबल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, देखते रहो, समझते रहो, चलते रहो। ठीक है ना। चलिए, तो ये है आपका स्टेट फंक्शंस, जो क्या है, स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल को आपको एक ही लेके चलना है, उसमें कोई चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर है। तो दो चीज़ें थी, एक स्टेट फंक्शन, अभी मैंने आपको बताया, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या है, स्टेट फंक्शन की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं, जो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस रास्ते से जा रहे हो, कोई मतलब नहीं। दूसरे ऐसा होता है सिस्टम जो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, उसे हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन, जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं कि आप किस पाथ से जा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर हम बात करते हैं अबाउट पाथ फंक्शंस के बारे में। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट पाथ फंक्शंस के बारे में।
पाथ फंक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पाथ फंक्शंस वो होंगे जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, आपकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। दीज आर दी थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, दीज आर दी, देखिए पाथ फंक्शंस का मतलब क्या है, जैसे ए है और ये पॉइंट आपका बी, ठीक है। तो आप किस पाथ से मूव कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका पाथ फंक्शन, ठीक है। मान लो मैं ए से बी इस पाथ से गया और ए से बी इस पाथ से गया, तो देखिए यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस रखते हैं। जैसे यहाँ से ए से मैं बी गया और मैंने यहाँ पे प्रेशर को क्या किया, कांस्टेंट किया। और जब मैं प्रेशर को कांस्टेंट करूँगा, प्रेशर कांस्टेंट मीन्स आइसोबारिक प्रोसेस, ये प्रोसेस मेरा कौन सा हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा, जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। वहीं अगर मैं ए से बी गया जहाँ पे मैंने टेम्परेचर को क्या किया, कांस्टेंट किया, तो ये मेरा कौन सा पाथ हो जाएगा, आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये मीनिंग होता है आपके पाथ का कि आप किस पाथ से जा रहे हो, आपने प्रेशर को कांस्टेंट रख के ये पाथ अपनाया है या फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के दूसरा पाथ अपनाया है, ये होता है आपका पाथ फंक्शन, ठीक है ना। सो दीज आर दी थर्मोडायनामिक functions which are depends only or which are depends on the path followed, ठीक है, on the path followed to change the state of system. These are the thermodynamic functions which are depends on the path followed to change the state of system, ठीक है, केवल पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास दो पाथ फंक्शंस होते हैं जो मेन होते हैं अपने इस चैप्टर में, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, ठीक है। इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, हीट दैट इज Q और वर्क दैट इज W, ये क्या है, आपके पाथ फंक्शंस है, ठीक है। तो देखिए पाथ फंक्शंस जो होते हैं आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, एक मैं यहाँ से यहाँ आया तो एक पर्टिकुलर मैंने वर्क किया, ठीक है, जिसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। एक मैं यहाँ से कहीं और जाऊँ, कहीं दूर 1 किलोमीटर दूर, तो उसमें जो वर्क किया जाएगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। सेम इसी तरीके से यहाँ ए से मैं बी पहुँचा तो यहाँ पर ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू फिक्स है, तो इसके बीच में जो वर्क होगा वो फिक्स है कि हाँ भैया ए से बी तक पहुँचने में मुझे 500 जूल वर्क करना पड़ा, ठीक है। बट ए से यहाँ पे ये कोई पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, ये ई है, ये जो बीच बीच में जो पॉइंट्स है वहाँ पे उतना वर्क करने में वो जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो वैल्यू डिफरेंट होगी। हर एक पॉइंट पर आपकी जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। आप ए से सी गए, डिफरेंट वर्क किया, सी से डी गए, वर्क की वैल्यू डिफरेंट होगी, हीट की वैल्यू डिफरेंट होगी, डी से ई पे आए, हीट और वर्क दोनों की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो पाथ फंक्शंस है वो उनकी उसकी जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। कितनी हो सकती है, इनफाइनाइट, क्योंकि मैं ए से बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट बना सकता हूँ और हर पॉइंट पर क्या होगी, आपके हीट और वर्क की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो मतलब आपके ए और बी में कितने होंगे, इनफाइनाइट वर्क फंक्शंस, आपके पाथ फंक्शंस होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट वैल्यूज होगी पाथ फंक्शंस की। उसके अलावा अगर हम और चीज़ इसमें बात करें, ये जो वैल्यू होगी पाथ फंक्शंस की वो भी इनडेफिनेट होगी, मतलब फिक्स नहीं होगी, ठीक है। यहाँ अलग है, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, हर एक पॉइंट पर हीट और वर्क की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। पाथ फंक्शंस हमको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट वैल्यूज होती है इनकी एक तो,
इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ पाथ फंक्शंस, ठीक है। हम कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ पाथ फंक्शंस, there are infinite values of path functions between two states, ठीक है, which depends on the path, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओनली ऑन पाथ के ऊपर डिपेंड करेगी। which depends on the path और प्रोसेस, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज कि जो पाथ फंक्शंस होते हैं उनको हम इनडेफिनेट क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट क्वांटिटीज। पाथ फंक्शंस है indefinite वैल्यूज, इसकी क्या होती है? इनडेफिनेट वैल्यूज होती है, ठीक है। पाथ फंक्शंस है इनडेफिनेट वैल्यूज। क्यों? क्योंकि दो पॉइंट के बीच में आपके जो पाथ फंक्शंस है उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती, हर एक पॉइंट पर आपकी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी, ठीक है। पाथ फंक्शंस है इनडेफिनेट वैल्यूज बिकॉज in between two points there are various values of path function, ठीक है। समझना है, बाकी जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ध्यान रखना है, हाँ भाई ये स्टेट फंक्शन होता है और ये आपका पाथ फंक्शन होता है। जो मेन है आपका क्या है? हीट और वर्क आपके क्या है? दो पाथ फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, क्लियर है? पाथ फंक्शन और एक आपका स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, जिसमें हम चेंज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? चेंज, ठीक है। और जो पाथ फंक्शंस होते हैं वो आपके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। जिनमें हमें क्या ओवरऑल वैल्यू मिलती है उस पाथ की, ठीक है। इनमें हमें चेंज नहीं मिलता है, इसमें कभी भी हमें चेंज नहीं मिलता है, इसमें हमें क्या मिलती है? वैल्यू मिलती है, ठीक है ना। जैसे हमने ए से सी तक गए या सी से डी तक गए तो हम ये नहीं निकालते हैं कि चेंज इन वर्क फ्रॉम सी टू डी, ऐसा कभी नहीं बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्क डन बिटवीन सी टू डी, कितना सी से सी डी तक पहुंचने में आपने कितना वर्क किया है, वो वैल्यू बताता है हमें पाथ, ठीक है ना। तो स्टेट फंक्शन में हमें चेंजेस के बारे में पता चलता है, जबकि पाथ फंक्शंस में हमें किसके बारे में पता चलता है? ओवरऑल वैल्यू के बारे में पता चलता है। इसमें हम चेंजेस के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन से रिलेटेड। If A is a state function, अगर A स्टेट फंक्शन है तो DA क्या होगा? DA हम किसके लिए डिफाइन करते हैं? चेंज के लिए। किसके लिए? चेंज के लिए, स्मॉल चेंज। तो DA होगा आपका स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन। क्लियर है? वही मैं लिखता हूं, इफ A इज ए पाथ फंक्शन, A क्या है आपका? पाथ फंक्शन है, तो DA किसको बताएगा? A की जगह आप लिखिए B। B अगर आपका पाथ फंक्शन है तो DB हमें किसके बताएगा?
चेंज इन पाथ फंक्शन, चेंज इन द वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन नहीं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया पाथ फंक्शन जैसे हीट और वर्क, इनमें हम कभी भी चेंज को डिफाइन नहीं करते। जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ोगे। डब्ल्यू किसको डिफाइन करता है? वर्क डन, ठीक है, वर्क डन। हम लिखते हैं डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू किस चीज़ को डिफाइन करता है? स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन। डी डब्ल्यू का हम ये कभी भी नहीं लिखते हैं कि चेंज इन वर्क डन, कभी नहीं लिखते हैं, आपने भी कभी नहीं लिखा होगा, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ोगे आगे फिजिक्स में, तो भी आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि डी डब्ल्यू का मीनिंग होता है स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वैल्यू। कभी भी वर्क और हीट में हम चेंजेस को डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है ना, कि वर्क में इतना चेंज हुआ, नहीं, कितना वर्क किया। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं इस पोजीशन पर आ गया, तो आप ऐसे डिफाइन करोगे कि इस स्टेट पे इतना वर्क था, इस स्टेट पे इतना वर्क था, वर्क डन में इतना चेंज हुआ, नहीं। वर्क डन होता है कि मैं यहाँ से यहाँ आया तो मैंने कितना वर्क डन किया, स्मॉल वर्क डन, उसकी कुछ ना कुछ क्या आएगी, वैल्यू आएगी, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं आता है। तो डीबी क्या होगा यहाँ पर? डीबी इज स्मॉल वैल्यू, स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है। स्मॉल चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन है ये क्या है आपके? स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्क डन आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें डी ए स्टेट 1 से स्टेट 2, ठीक है, तो अगर डी ए क्या है? स्मॉल चेंज है, और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन के बाद क्या मिलेगा? ओवरऑल चेंज मिलेगा। स्मॉल चेंज था, हमें क्या मिलेगा? ओवरऑल चेंज, जिसे हम क्या बोलेंगे? डेल्टा ए, ओवरऑल चेंज, ओवरऑल चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन, ठीक है, ओवरऑल चेंज मिलेगा, ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा। अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करूँ dv, ठीक है, स्टेट 1 से स्टेट 2, क्लियर, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे चेंज तो मिलने वाला है नहीं। अब यहाँ पे स्मॉल वैल्यू थी वर्क की, स्मॉल वर्क, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? कंप्लीट वर्क, ओवरऑल वर्क, W मिलेगा आपको, ओवरऑल वर्क आपने कितना किया उसकी वैल्यू मिलेगी, चेंज नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है। स्टेट फंक्शंस, जैसे अभी हमने लिखा इंटरनल एनर्जी, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा डी यू का स्टेट 1 से स्टेट 2 में, तो मुझे डेल्टा यू मिलेगा। क्या मिलेगा? डेल्टा यू मिलेगा। ये चीज़ हम काम में लेंगे आगे, इसलिए ध्यान रखना। और ये क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऐसे में अगर डी एच के लिए स्टेट 1 से स्टेट 2 इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? डेल्टा एच, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, वो मिलेगा, ध्यान रखना, स्टेट फंक्शन के लिए। वहीं अगर मैं Q और W के लिए इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे वर्क मिलेगा, यहाँ पे W। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे DW है तो W मिलेगा आपको, ठीक है। अगर मैं DQ ले लेता हूँ स्टेट 1 से स्टेट 2, तो मुझे क्या मिलेगा? Q मिलेगा, हीट, ओवरऑल हीट की वैल्यू मिलेगी, कोई चेंज मिलने वाला नहीं है। तो ये डिफरेंस है। अभी तक भले ही कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीज़ आपको समझनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि स्टेट फंक्शंस जो होते हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, आपका गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इन सब में हमें चेंज मिलता है। क्या मिलता है? चेंज मिलता है, डेल्टा यू, डेल्टा एच, ये मिलता है। लेकिन जब हम पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ओवरऑल वैल्यू मिलेगी, क्यू मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा, चेंज नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये काम में आएगा अपने। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम एक और लास्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं। देखिए हीट और वर्क एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? अगर आपको पूछा जाए तो क्या जवाब रहेगा?
हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क क्या एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए तो अगर हम कहें हीट और वर्क के बारे में, तो देखिए हीट और वर्क जो होती है ना तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ना ही इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ये क्योंकि खुद की प्रॉपर्टीज नहीं होती है ये। जैसे एक बॉक्स लिया मैंने, उसमें मान लो आपके पास 5 मोल गैस भरी हुई है, ठीक है। अब ये गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाएगी, अपने स्टेट को चेंज करेगी, तब हम क्या कर सकते हैं, वर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ इसने इतना वर्क किया, मतलब इन द सेंस कितनी हीट रिलीज की या फिर कितनी हीट एब्जॉर्ब की, उसके बेसिस पर, ठीक है। अगर मैं सिंपल ऐसे ही बॉक्स के अंदर पड़ी हुई गैस, तो वो क्या वर्क करेगी, तो उसका वर्क कुछ भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो हम उसको वर्क डन की कैटेगरी में कंसिडर नहीं करते हैं। जब तक वो आपकी स्टेट को चेंज नहीं करती है तब तक आपके वर्क को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे मैंने एक पिस्टन लिया, ठीक है, एक पिस्टन लिया, ये आपका, इसमें आपकी गैस फिल है, ठीक है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है, और ये आपका सराउंडिंग, ठीक है। अब पूछूं मैं कि इस गैस ने इस गैस का वर्क बताओ, तो आप बता सकते हो, नहीं बता सकते, ठीक है। उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की या रिलीज की, बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पिस्टन को कंप्रेस किया, इस पिस्टन को कंप्रेस करके मैं यहाँ तक ले आया नई पोजीशन पे। अब पिस्टन कंप्रेस हुआ मतलब गैस कंप्रेस हुई होगी, ठीक है। तो उस दौरान उसने या तो सिस्टम से सराउंडिंग में या तो हीट रिलीज की होगी या फिर हीट को क्या किया होगा, एब्जॉर्ब किया होगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हाँ आपकी हीट का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ है। और वो कहाँ पर होता है, वो होता है आपके अपीयर कहाँ पर, बाउंड्री पर, क्योंकि बाउंड्री के जरिए आपकी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो हीट और वर्क किसी भी गैस की या किसी भी सिस्टम की उसकी खुद की इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। जैसे होती ना गैस की इंटरनल एनर्जी, मतलब गैस के अंदर स्टोर है एनर्जी, ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होगी गैस की। बट हीट और वर्क कब अपीयर होंगे, जब वो गैस काम करेगी, वर्क करेगी, अपनी स्टेट को एक से दूसरे में चेंज करेगी, तब जाके आपको वर्क अपीयर होगा। हीट रिलीज की या एब्जॉर्ब की वो अपीयर होगा, तो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है इंटरनल। हीट एंड वर्क गैस की इंटरनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करेगी जब आपकी गैस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करेगी, चेंज करेगी अपनी पोजीशन को। और वो सिस्टम से अगर सराउंड में कहीं ना कहीं चेंज करेगी तो वो अपीयर कहाँ पर होगा, आपको बाउंड्री के ऊपर अपीयर होगा। तो ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है कि हीट और वर्क को हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है या फिर साइज ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और जो नहीं करती उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। तो इसको हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की कैटेगरी में रखते ही नहीं है, हीट और वर्क को, ठीक है, क्योंकि ये आपकी इंटरनल प्रॉपर्टीज नहीं होती है किसी के लिए भी, ठीक है। तो हम हीट और वर्क के लिए हम क्या कह सकते हैं, दीज आर नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। ये प्रोसेस के दौरान अराइज होती है, ठीक है, और बाउंड्री पर हमें क्या होती है, अपीयर होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हीट एंड वर्क, हीट and work are not the properties of a system, एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ठीक है। दे अराइज दे अराइज दे अराइज दे अराइज ड्यूरिंग ए प्रोसेस and appear at the boundary of the state of the system and surrounding, ठीक है। सेकेंड थिंग आप लिख सकते हो, हीट एंड वर्क are not considered
considered in extensive and intensive property. क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। ओके तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की बेसिकली स्टेट फंक्शंस के बारे में, कौन कौन से स्टेट फंक्शंस होते हैं और कौन कौन से पाथ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं आपके। और पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, हीट और वर्क आपके दो क्या है, पाथ फंक्शन से जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, और जब हम पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ओवरऑल वैल्यू मिलती है हीट और वर्क की। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आपके किसके लिए, स्टेट फंक्शंस के लिए, तो स्टेट फंक्शन में एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी ये सब आती हैं। तो जब हम इनके लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें चेंज मिलता है, चेंज की ओवरऑल वैल्यू मिलती है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? चलिए बाकी हीट और वर्क को हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में कंसिडर नहीं करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ है जो आपके थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल फॉर्म में कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना है आपको। क्लियर? चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। और अभी थ्योरेटिकल चैप्टर है थोड़ा बहुत, तो एक दो लेक्चर तो आपके थ्योरी वाले रहेंगे, फिर हम धीरे धीरे इसमें आगे न्यूमेरिकल में एंटर होंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।